उनके सिलेक्शन रूल आप लोग जो हैं वो कर लें कि माइक्रोवेव का सिलेक्शन रूल क्या है, इंफ्रारेड का सिलेक्शन रूल क्या है, विजिबल का सिलेक्शन रूल क्या है, यूवी का सिलेक्शन रूल, मतलब कब कोई रेडिएशन माइक्रोवेव ऑब्जर्व करती है, कब कोई रेडिएशन इंफ्रारेड ऑब्जर्व करती है, और कब जो है वो, यानी एक तो उनकी सिलेक्शन रूल करें और साथ कंडीशन करें कि कब कोई रेडिएशन जो है वो इन रेज को जो है वो ऑब्जर्व करती है। तो ये आप लोग कल करें। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई तो इसमें हम डिस्कशन कर लेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है वैसे ही बता रहा हूँ ना, यानी आप लोगों, जब मैं ये कहता हूँ ना कि आप लोग बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी करें, पब्लिक सर्विस कमीशन में इसकी बेसिक चीज़ें आती हैं, याद रखें उसमें क्या कुछ आता है। सिलेक्शन रूल आते हैं और साथ आता है कि वो कब वो कोई माइक्रोवेव या एक्टिव होगी या इंफ्रारेड एक्टिव होगी, कब कोई मॉलिक्यूल माइक्रोवेव एक्टिव है, इंफ्रारेड एक्टिव है या यूवी विजिबल में एक्टिव है। और एक और बात, इनकी इंस्ट्रूमेंटेशन जो है उसमें इनकी लाइट के सोर्सेज क्या है, यानी माइक्रोवेव का सोर्स क्या, किसको यूज करते हैं, इंफ्रारेड में सोर्स के तौर पे कौन सी चीज यूज होती है, तो उनके सोर्सेज क्या है वो आप लोगों ने करने। तो ये अगर आप लोग कर लेंगे तो आप लोग समझें कि आप लोगों ने बहुत हद तक पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट के लिए आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। सर असाइनमेंट सबमिट करवानी है या फिर नहीं, आप मतलब लोग याद रखें, मैं कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लूंगा या नेक्स्ट टेस्ट जो है उसमें इसमें क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे। ओके सर। अच्छा, उसके बाद जो है हम थोड़ा और आगे मूव करते हैं। आज जो हम करेंगे वो है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हमें ये बताएगा कि सबसे पहले कैसे पता चला कि एनर्जी लेवल के अंदर सब शेल और ऑर्बिटल होते हैं, इन बातों का कैसे पता चला उसके बारे में जरा आप लोग देखें कि कैसे पता चला। इंस्ट्रूमेंटेशन में सोर्सेज करने हैं कि हर लाइट के सोर्सेज क्या है, इंफ्रारेड का सोर्स क्या है। ये आप लोगों को जो मैंने कल बुक सेंड की है या एम यूनिस की बुक जो है उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन में लिखा होगा। आज एक बच्ची ने पूछा था कि हम एम यूनिस की बुक से कर लें, तो आप लोग कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर, जो स्पेक्ट्रोमेट्री का पोर्शन होगा वो आप अलग से करवाएंगे या हमें अब वो खुद से ही करना होगा, मतलब थोड़ा बहुत गो थ्रू करना होगा? स्पेक्ट्रोमेट्री का कौन सा पोर्शन? सर जैसे हमारे पास ये आइसोटोप्स की हम सेपरेशन करते हैं मास टू चार्ज रेशियो की बेस पे और वो चार्ज टू मास रेशियो की बेस पे, सर वो सारा देखिए सर बहुत जिसमें कम ऐसा हम होगा, स्पेक्ट्रा, हाँ जी, बहुत कम ऐसा होगा कि आप लोगों को कोई, अब ये चीजें जो है आगे फिर चली जाती हैं जिन लोगों ने मेजर पढ़ा है, एनालिटिकल पढ़ा है, ऑर्गेनिक पढ़ा है। तो आप लोगों ने सिर्फ जो अच्छे टेस्ट बनाने वाले होते हैं वो इस बात का जरूर ख्याल रखते हैं कि हम टेस्ट में कोई ऐसी चीज ना दें जो आप लोगों के दायरा कार में ना आती हो। और इसलिए मैं कहता हूँ कि बेसिक्स करनी है, लेकिन मतलब बहुत कम होता है ऐसा कि कोई ऐसा बंदा टेस्ट बना दे जो एक ही फील्ड में हो और सारे क्वेश्चन उधर से डाल दे। तो ये फिर एक किस्म का, लेकिन उस केस में भी आप लोगों ने घबराना नहीं है। इमरान खान फरमाते हैं घबराना नहीं है, सुकून खबर में है। आप लोगों ने उस सूरत में घबराना नहीं है। जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो मार्क्स ले जाएगा, क्योंकि एक मुश्किल टेस्ट सबके लिए मुश्किल होता है, ये बात है। जी सर। अब सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, जो चीज आप बताने लगूं वो इसकी बेस है। ये देखिए आप लोग, ये हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम आप लोगों के सामने मैंने दिखाया है। इस स्पेक्ट्रम को समझ के आप लोगों को बहुत सारी बातें जो हैं वो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। हाइड्रोजन का जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो कैसे हासिल होता है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। हाइड्रोजन गैस का सैंपल लेके उसको आप लोगों ने हीट करना है। जब हाइड्रोजन गैस के सैंपल को हीट करेंगे तो जो उसके इलेक्ट्रॉन हैं, उसका हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है जो पहले शेल में मौजूद है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन में एक ही शेल होता है, ऊपर और भी एनर्जी लेवल है
लेकिन वो एम्प्टी एनर्जी लेवल है। जब आप हाइड्रोजन के एक गैसियस सैंपल को हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले शेल से जंप करके दूसरे में जाएंगे। कुछ एटम ऐसे होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन पहले शेल से जंप करके दूसरे में जाएंगे, कुछ एटम ऐसे होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन पहले शेल से जंप करके तीसरे में जाएंगे, कुछ एटम ऐसे होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन पहले शेल से जंप करके चौथे में जाएंगे, पांचवें में जाएंगे, छठे में जाएंगे। अब मिलियन ऑफ एटम्स हैं तो उसमें तमाम पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं कि पहले से जंप करके दूसरे में जाएं या तीसरे में जाएं। सारी की सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। ये सारे के सारे ट्रांजिशन सारी की सारी होती हैं जो मैं बता रहा हूँ। अब आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन अपना शेल छोड़ के ऊपर कहीं जा रहा है तो जो एनर्जी गैप है वो डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन की जो जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा वो स्टिमुलेटेड एमिशन करेगा या स्पॉन्टेनियस एमिशन करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन फौरन से वापस आएगा या वहां कुछ देर स्टे करेगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहीं से आप लोग जो लेजर लाइट है उसका प्रिंसिपल भी यहाँ पे आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर वाले किसी भी शेल में जाता है वहां वो कितनी देर रहता है और फिर अगर वो फौरन से वापस आ जाए उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। अगर वहां थोड़ी देर टिकर है, थोड़ी देर बाद वापस आए, उसे हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। कब कोई इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियस एमिशन करता है और कब कोई इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियस एमिशन करता है ये डिपेंड करता है एनर्जी लेवल के दरमियान जो गैप है उस गैप पे डिपेंड करता है। जो एनर्जी लेवल के दरमियान गैप है उस गैप पे डिपेंड करता है। अगर एनर्जी लेवल का जो गैप है, मुख्तलिफ एनर्जी लेवल के दरमियान जो गैप है, अगर वो यूवी विजिबल या इंफ्रारेड एनर्जी के गैप के इक्वल हो वो इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियस एमिशन करेगा। आप लोग याद रखें। लेकिन अगर वो एनर्जी गैप माइक्रोवेव या रेडियो वेव्स में चला जाए तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन करता है। आपको पता है ना जो लेजर है, अब ये भी एग्जाम में आता है, पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि लेजर जो है, लेजर स्टैंड्स फॉर, लेजर जो है किस चीज के लिए स्टैंड करता है। लेजर क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर क्या है आप लोगों के पास? सर दोबारा बताइएगा ये पॉइंट दोबारा बता देता हूँ। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये आपके पास लेजर है। मैं ये बात रिपीट करने लगा हूँ। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर है आप लोगों के पास। अब जरा मेरी बात आप लोग देखिएगा, गौर से सुनिएगा। यहीं पे हम लेजर भी कर लेंगे और साथ हम लोग स्पॉन्टेनियस एमिशन के बारे में बात कर लेंगे। जब किसी एटॉमिक सैंपल को या एटम्स को हीट किया जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रांजिशन करते हैं ग्राउंड लेवल से हायर एनर्जी लेवल में। अब हाइड्रोजन के केस में तो ये इलेक्ट्रॉन पहले शेल से दूसरे में जाएंगे, तीसरे में जाएंगे, चौथे में, पांचवें में, छठे में। आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन तो एक है, वो कहाँ कहाँ जाएगा? देखिए इलेक्ट्रॉन बेशक एक है लेकिन आपके पास एटम्स, मिलियन ऑफ एटम्स हैं। कुछ एटम में इलेक्ट्रॉन पहले शेल से दूसरे में जाएंगे, कुछ में तीसरे में, कुछ में चौथे में, कुछ एटम में पांचवें में जा रहे हैं, कुछ में छठे में जा रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जा रहे हैं ये फौरन से वापस आएंगे या वहां कुछ देर स्टे करेंगे? ये डिपेंड करता है कि उन एनर्जी लेवल के दरमियान एनर्जी का गैप कितना है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे से पहले में आना चाहता है, तीसरे से पहले में आना चाहता है, चौथे से पहले में आना चाहता है, पांचवें से पहले में आना चाहता है, तो ये एनर्जी गैप क्या है? याद रखें, अगर ये एनर्जी गैप यूवी विजिबल रेंज में हो या इंफ्रारेड रेंज में हो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन करेगा। इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर ये वाला जो है, तो एक बच्ची कह रही है कि हाइड्रोजन का शेल भी तो एक होगा। देखिए हाइड्रोजन में पहले शेल में इलेक्ट्रॉन है लेकिन ऊपर वाले एनर्जी लेवल हैं लेकिन वो एम्प्टी है, वो खाली है। ऊपर एनर्जी लेवल मौजूद है लेकिन वो खाली है। अब जरा याद रखें, इसका मतलब है, और
अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन जो है वहां जाके स्टे करे और वापस ना आए, तो फिर उस इलेक्ट्रॉन को वापस लाने के लिए उसके ऊपर फोटोन डाला जाता है। तो चूंकि जो फोटोन आप लोगों ने डाला है वो उस इलेक्ट्रॉन को वापस लाएगा, इसे कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। किस चीज को स्टिमुलेट करना, यानी आप लोगों ने किसी चीज को स्टिमुलेट किया, आपने इलेक्ट्रॉन्स को स्टिमुलेट किया है कि इलेक्ट्रॉन वापस आए, इसे कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। जो फोटोन आप लोगों ने डाला है वो फोटोन जो है उसकी जो एनर्जी है, वो जो फोटोन निकलेंगे उनके साथ जो आप लोगों के पास जो स्टिमुलेटेड एमिशन है उसमें क्या कुछ होता है। पहली बात यह है कि इसमें जितने भी फोटोन एमिट होते हैं वो सारे के सारे उनकी जो वो इन फेज होते हैं, एक ही फेज में मूव करते हैं, उनकी वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं और उनकी तादाद काफी ज्यादा होती है, क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन के नतीजे में जो सबसे पहले लेजर बना था वो था, उसको कहते थे मेजर। मेजर याद रखिए, जो सबसे पहले बना था उसका नाम था मेजर। वो मेजर क्या है? माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब इस बात का मतलब जरा समझे। मैंने आप लोगों को ये कहा है कि जब हम कहते हैं ना लाइट, तो लाइट जब हम कहते हैं तो हम समझते हैं यूवी विजिबल। आम तौर पे अल्ट्रा वायलेट और विजिबल के लिए लफ्ज लाइट इस्तेमाल किया जाता है, यानी जब यहाँ लाइट लिखा हुआ तो उसका मतलब था अल्ट्रा वायलेट और विजिबल लाइट, इसका ये मतलब था। अब है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन। अब इसमें क्या है, जब एनर्जी का गैप जो है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके ऊपर वाले किसी भी शेल में जाते हैं और उनका जो एनर्जी गैप है वो एनर्जी गैप माइक्रोवेव के एनर्जी गैप के बराबर हो, तो फिर इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियस एमिशन नहीं करते, वो करते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। और उसके ऊपर आप लोगों को और फोटोन डालना पड़ते हैं। तो जब एक फोटोन डालते हैं तो काफी सारे फिर फोटोन जो है जो ऊपर मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर मौजूद है, वो जब स्टिमुलेटेड एमिशन के जरिए ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो वो एक ही वेव लेंथ का फोटोन एमिट करेंगे और काफी सारे फोटोन एक ही वेव लेंथ के एमिट होंगे। इसे कहते हैं एम्प्लीफिकेशन, मीन काफी सारे फोटॉन्स का एमिट होना। तो ये था माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका नाम है मेजर। जो सबसे पहले बना था वो ये मेजर बना था, आप लोग ध्यान में रखिए, सबसे पहले मेजर बना था माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। उसकी वजह ये है कि जब एनर्जी का गैप माइक्रोवेव रेंज का हो तब ही स्टिमुलेटेड एमिशन हो सकता है। अगर वो जो एनर्जी का गैप है वो अगर यूवी विजिबल रेंज का है या इंफ्रारेड रेंज का है तो फिर इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियस एमिशन करते हैं। इसका मतलब है कि हम मेजर बना सकते हैं, लेजर नहीं बना सकते। लेजर नहीं बना सकते। इन लाइट का मतलब है कि स्टिमुलेटेड एमिशन हो और उसमें जो लाइट एमिट हो वो अल्ट्रा वायलेट विजिबल रीजन में हो। लेकिन मैंने कहा कि अल्ट्रा वायलेट विजिबल रीजन की जो लाइट होती है उसमें तो होता ही स्पॉन्टेनियस एमिशन है, उसमें स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं करवा सकते हम। फिर उसका तरीका ये होता है, कोई ऐसी चीज ढूंढी जाती है जिसमें मेटा स्टेबल स्टेट मौजूद हो। मेटा स्टेबल स्टेट क्या है? जो हायर एनर्जी लेवल से थोड़ी सी कम एनर्जी पे होती है उसे कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। यानी ये हायर एनर्जी लेवल है, जो इससे थोड़ा कम, ये मेटा स्टेबल स्टेट। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो, अब हर चीज के अंदर मेटा स्टेबल स्टेट नहीं होती, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें मेटा स्टेबल स्टेट होती है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट करके जहाँ जाएगा हायर एनर्जी लेवल में, यहाँ से वो जंप करके आता है मेटा स्टेबल स्टेट में। जब मेटा स्टेबल स्टेट में आता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके थोड़ी देर के लिए रुकता है और फिर इस इलेक्ट्रॉन को वापस लाने के लिए हम लोग करवाते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। और फिर इसके ऊपर हमें डालना पड़ती है यूवी विजिबल लाइट। जब यूवी विजिबल लाइट डालेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके आएगा नीचे और यहाँ से एक फोटोन आप लोगों के पास एक फोटोन एमिट होगा और ये फोटोन अपने से अगले वाला जो ऊपर इलेक्ट्रॉन पड़ा है उसको नीचे लाएगा। एक फोटोन पीछे से आ रहा है, एक फोटोन ये है,
एक और फोटोन इमिट हो गया सेम एनर्जी का। इस तरह सेम एनर्जी के काफी सारे फोटोन इमिट होते हैं और इस तरह आप लोगों के पास लेजर लाइट बनती है। अब ये जो एनर्जी गैप है ये यूवी विजिबल रेंज का गैप है, अल्ट्रावायलेट विजिबल रेंज का अब ये गैप है। अब आपके पास ये बन गया लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये बात मैं आप लोगों को दोबारा बताना चाहता हूं। देखें, जब इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से जंप करके हायर लेवल में जाता है, इलेक्ट्रॉन वहां कितनी देर स्टे करेगा, फौरन से वापस आएगा या कुछ देर इलेक्ट्रॉन वहां पे स्टे करेगा, ये डिपेंड करता है कि एनर्जी गैप कितना है। अगर एनर्जी गैप यूवी विजिबल रेंज का हो या इंफ्रारेड रेंज का हो, वो इलेक्ट्रॉन फौरन से वापस आ जाता है, वो उससे बनता है स्टिमुलेटेड एमिशन। उसकी वजह क्या है? जब एनर्जी गैप ज्यादा हो तो आपको पता है एनर्जी ज्यादा हो तो अनस्टेबल होती है चीज, एनर्जी कम हो तो स्टेबिलिटी होती है। तो ये अनस्टेबल होते हैं, इनकी जब एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से ये अनस्टेबल होते हैं। इस केस में स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। और जब स्पॉन्टेनियस, तो क्वेश्चन यहाँ ये भी बनता है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से जो लाइट बनती है वो लाइट, वो उसको हम लेजर लाइट क्यों नहीं कह सकते? देखिए, लेजर लाइट की कुछ खसूसियात हैं। लेजर लाइट की खसूसियात क्या है? लेजर लाइट की खसूसियात हैं कि ये लाइट जो है यूनि डायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है। जबकि स्पॉन्टेनियस एमिशन के केस में जो फोटोन, जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ दूसरे से पहले लेवल में आता है, कभी कोई फोटोन इस डायरेक्शन में जा रहा है, कभी कोई फोटोन इस डायरेक्शन में जा रहा है, कभी कोई फोटोन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फोटोन डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो ये यूनि डायरेक्शनल नहीं है, ये इन फेज नहीं है। इसकी आप लोग एक स्ट्रॉन्ग बीम नहीं बना सकते हैं। आपको पता ना, लेजर की एक स्ट्रॉन्ग बीम होती है, इसकी आप लोग स्ट्रॉन्ग बीम नहीं बना सकते हैं। कभी किसी डायरेक्शन में कोई फोटोन इमिट हो रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में इमिट हो रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में इमिट हो रहा है। तो ये स्पॉन्टेनियस एमिशन में खामी है। लेकिन जो आप लोगों के पास स्टिमुलेटेड एमिशन है, उसके बारे में पहले बताना चाहता हूँ कि स्टिमुलेटेड एमिशन होता कब है। स्टिमुलेटेड एमिशन उस वक्त होता है जब आप लोगों के पास जो एनर्जी गैप है वो माइक्रोवेव या रेडियो वेव लेवल के हो। माइक्रोवेव या रेडियो वेव लेवल के एनर्जी गैप हो, तब क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाता है, ऊपर वाले शेल में, हायर एनर्जी लेवल में, तो चूंकि ये एक स्टेबल स्टेट है, गैप इतना ज्यादा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आना चाहता। अब उस इलेक्ट्रॉन को आप वापस अगर लाना चाहते हैं तो आप लोगों को उसी एनर्जी का फोटोन डालना पड़ेगा। यानी अगर गैप माइक्रोवेव लेवल का है तो माइक्रोवेव की एनर्जी का एक फोटोन डालना पड़ेगा। वो फोटोन डालने से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन ऊपर है वो नीचे आएगा, वहां से एक फोटोन इमिट होगा। एक फोटोन आपने इंसिडेंट किया है, एक फोटोन इमिट हुआ है, आपके पास दो फोटोन हो गए। अब इन दोनों में से एक फोटोन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करके उसके वापस लाएगा, टोटल 3 फोटोन हो गए, 3 फोटोन हो गए। उससे आगे फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर मौजूद है, 4 फोटोन हो गए। तो आप लोगों के पास ये जो फोटोन एमिट हो रहे हैं ये यूनि डायरेक्शनल है, ये इन फेज है। इन फेज होने की वजह से आप लोगों के पास अब ये आपके पास जो बना है ये मेजर है, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेकिन इसका यूज कोई नहीं है। इसमें जो ये मेजर है, इसमें इन फोटॉन्स की एनर्जी बड़ी कम होती है। हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसा लेजर बनाएं जिसमें लाइट एमिट हो, यूवी विजिबल लाइट एमिट हो। उसके लिए फिर हमें कोई ऐसी चीज तलाश करना पड़ेगी जिसमें एनर्जी गैप जो है वो भी यूवी विजिबल रेंज का हो और वो स्पॉन्टेनियस एमिशन भी शो ना करे, स्टिमुलेटेड एमिशन शो करे। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होता है? उसके लिए आप लोगों को देखना पड़ती है कोई ऐसी चीज जिसके अंदर मेटास्टेबल स्टेट मौजूद हो। अब एग्जाम में आया कि मेटास्टेबल स्टेट क्या है? जो एक्साइटेड स्टेट से थोड़ी सी स्टेबल हो, उसे हम कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। जो एक्साइटेड स्टेट से थोड़ी सी स्टेबल हो, उसे हम मेटास्टेबल। तो उसके लिए कुछ चीजें हैं। आप लोगों के पास हीलियम नियॉन लेजर है, आप लोगों के पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इनमें मेटास्टेबल स्टेट मौजूद होती है। तो इसमें अब क्या होता है? इसमें ये होता है कि इनका एनर्जी गैप, हालांकि इनका एनर्जी गैप जो है वो यूवी विजिबल रेंज का है, लेकिन क्या होता है
इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होकर ऊपर वाले शेल में जाता है वहां से वो मेटास्टेबल स्टेट में आ जाता है, और मेटास्टेबल स्टेट स्टेबल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन फिर जंप करके वो नीचे आता है, और खुद नहीं आता, स्टिमुलेटेड एमिशन करवाना पड़ता है, आपको यूवी विजिबल रेंज की लाइट डालना पड़ती है, वो इलेक्ट्रॉन को स्टिमुलेट करके नीचे 2 फोटोन निकले, 2 फोटोन में से एक और फोटोन इंटरेक्ट किया, 3 फोटोन निकले। इस तरह आप लोगों के पास यूनि डायरेक्शनल काफी सारे फोटोन निकलते हैं, जिससे आप लोगों के पास अब जो लाइट है लेजर लाइट है, और लेजर लाइट के काफी सारे यूजेस हैं। तो अब एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, एक तरीका है, एक टर्म याद रखें जी। सर ये जो मेटास्टेबल स्टेट है इसमें स्पॉन्टेनियस वो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन इसमें होती है या फिर जो एक्साइटेड स्टेट होता है वहां पे होती है? क्योंकि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और वो स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन भी तो होती है, तो फिर वो एक्साइटेड स्टेट में होती है या एमिशन की और स्टिमुलेटेड एमिशन की बात कर रहा हूँ। मेटास्टेबल स्टेट जहाँ पे होती है वहां पे आप लोगों के पास स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, और उसमें एनर्जी गैप यूवी विजिबल रेंज का होता है। अच्छा, अब एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक टर्म सुनिए कि पॉपुलेशन इन्वर्जन। मेटास्टेबल स्टेट में मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ाना, उसे कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है, मेटास्टेबल स्टेट में जितने ज्यादा आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, जब हम कहते हैं ना कोई मॉलिक्यूल मेटास्टेबल स्टेट में मौजूद है, मॉलिक्यूल दरअसल मेटास्टेबल स्टेट में मौजूद नहीं होता। अगर किसी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन मेटास्टेबल स्टेट में हों तो हम कहते हैं ये मॉलिक्यूल मेटास्टेबल स्टेट में। मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ाने को हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, और ये इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास अच्छी लेजर बने, और इसके लिए फिर आगे डिफरेंट कंडीशंस हैं तब आप लोग मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉनों की तादाद को बढ़ा सकते हैं। ये इसका इंट्रो था, आप लोग जरूर इसके बारे में पढ़िएगा, आपको बहुत डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना इसके बारे में आपको एक तो लेजर लाइट की कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए, इन फेज हैं, कोहेरेंट हैं, यूनि डायरेक्शनल, इन फेज, कोहेरेंट और यूनि डायरेक्शनल। अच्छा, उसके बाद अब जो हमारा टॉपिक है हम उसकी तरफ आते हैं। हमारे अभी हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करने लगे। आप लोग देखें, जब इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर वाले शेल में चले गए, अब कुछ एटम ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल से जंप करके पहले शेल में आएंगे, कुछ एटम ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल से जंप करके पहले दूसरे में आएंगे, कुछ में तीसरे में आएंगे, कुछ में चौथे में आएंगे। अब हम लोग देखते हैं जरा, आप लोग देखें, अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल से जंप करके पहले शेल में आएगा तो वहां से कुछ एनर्जी रिलीज होगी। दूसरे शेल से जंप करके पहले शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वहां से कुछ एनर्जी रिलीज होगी। वो जो एनर्जी रिलीज होती है, जब वो प्रिज्म में से पास होती है तो वो बेंड होती है, जब वो बेंड होती है तो वो यहाँ पे पड़ती है, और आपके पास ये जो लाइट यहाँ पे आपके पास आई है, ये आपके पास अल्ट्रा वायलेट, यानी आपका याद रखें हाइड्रोजन के पहले शेल और दूसरे शेल में जो एनर्जी गैप है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करता है, याद रखें। अब तो वो यहाँ पे फॉल करा, और यहाँ पे देखें आप लोगों के पास ये फोटोग्राफिक प्लेट है। फोटोग्राफिक प्लेट टोटल ब्लैक है, लेकिन फोटोग्राफिक प्लेट पे यहाँ पे जो एनर्जी एमिट हुई है, जब वो फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ी है तो वहां पे आपके पास एक ब्राइट लाइन आ गई, एक ब्राइट लाइन आपके पास आ गई है फोटोग्राफिक प्लेट। तो ब्राइट लाइन अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड आपके पास आ गया है, तो ये आपके पास है एमिशन स्पेक्ट्रम। अब जरा देखें, जब इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल से दूसरे में आता है, जरा मेरी बात देखिएगा, गौर से सुनिएगा, जब इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल से दूसरे में आता है, देखें एनर्जी गैप ज्यादा हुआ है पहले की निस्बत। दूसरे से जब पहले में आया था एनर्जी गैप कम था, जब तीसरे से पहले में एनर्जी गैप ज्यादा है। तो देखें, एनर्जी गैप ज्यादा हो तो बैंडिंग भी ज्यादा होती है, एनर्जी गैप ज्यादा हो तो बैंडिंग ज्यादा होती है। अगर बैंडिंग ज्यादा होगी तो आपके पास ब्राइट लाइन पहली वाली लाइन के नीचे आएगी। पहले आपके पास ब्राइट लाइन यहाँ पे आई थी, अब एनर्जी गैप आप लोगों के पास ज्यादा हुआ है तो ब्राइट लाइन आप लोगों के पास यहाँ पे आई। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जो है वो आप लोगों के पास, जब इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास चौथे शेल से पहले शेल में आता है तो एनर्जी गैप और ज्यादा हो गया।
बेंडिंग और ज्यादा होगी, बेंडिंग ज्यादा होगी तो आपके पास और नीचे लाइन आएगी। तो ये सारी की सारी जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले किसी भी शेल से पहले शेल में आता है, आपके पास ये जो बनता है इसे कहते हैं लाइमन सीरीज। ये आपके पास लाइमन सीरीज है। इस तरह आप देखें, जब इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल से दूसरे शेल में आता है, ये देखेंगे। अब आप पहली लाइन का कंपैरिजन करें, जब दूसरे से पहले में आया था और जब तीसरे से दूसरे में आया। अब मुझे बताएं, जब दूसरे से पहले में आया एनर्जी गैप ज्यादा है या तीसरे से दूसरे में आया? जब तीसरे से दूसरे में आया एनर्जी गैप कम है। एनर्जी गैप कम होगा तो बेंडिंग भी कम होगी। आप लोग ये देखें, इसकी पहली लाइन आपके पास कहाँ पे आई थी? जब दूसरे से पहले में आया था, इसकी पहली लाइन आपके पास ये आई थी, ये देखिए ये आई थी। इसकी पहली लाइन आपके पास ये। हमारे बैग में कोई सिक्का तो जब नहीं है? तीसरे से फोटो बैग में कोई सिक्का तो नहीं है? ये आप कौन है ऑनर लाइन लाइट? आप प्लीज अपनी म्यूट करें माइक, या मैं कर देता हूँ आपको। जब इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे में आता है, एनर्जी गैप कम हुआ तो बेंडिंग भी कम होगी। एनर्जी गैप कम है तो बेंडिंग कम हुई, बेंडिंग कम हुई तो क्या हुआ? यहाँ पे विजिबल लाइट, ये आपके पास लाइन आ गई। याद रखिए, हाइड्रोजन में तीसरे और दूसरे शेल के अंदर एनर्जी गैप विजिबल रीजन में फॉल करता है। जब इलेक्ट्रॉन चौथे से दूसरे में आएगा, एनर्जी गैप और ज्यादा, यानी इसकी निस्बत तो बेंडिंग ज्यादा, आपके पास ये दूसरी लाइन आ गई। जब इलेक्ट्रॉन पांचवें से दूसरे में आएगा, एनर्जी गैप और ज्यादा, बेंडिंग और ज्यादा, आपके पास ये लाइन आ गई। जब आपके पास इधर आता है छठे से दूसरे में, एनर्जी गैप और ज्यादा, बेंडिंग और ज्यादा, विजिबल लाइट के नीचे ही लाइन आती है लेकिन इस तरह नीचे आ रही होती है। तो ये आपके पास बाल्मर सीरीज है या बाल्मर सीरीज है। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले किसी भी शेल से पहले शेल में आ रहा होता है तो ये आपके पास लाइमन सीरीज है। ऊपर वाले किसी भी शेल से दूसरे शेल में आ रहा है, ये आपके पास बाल्मर या बाल्मर सीरीज है जो विजिबल रीजन में लाई करती है। अब जरा देखें, जब इलेक्ट्रॉन चौथे शेल से तीसरे शेल में आता है, अब जरा कंपैरिजन करें। जब तीसरे से दूसरे में आता है और चौथे से तीसरे में आता है, जब चौथे से तीसरे में आता है एनर्जी गैप और कम है तो बेंडिंग और कम हो। जब ये बेंड हुआ तो कहाँ गया था? ये विजिबल रीजन में पहली लाइन आई थी। जब इलेक्ट्रॉन चौथे से तीसरे में आएगा, एनर्जी गैप और कम है तो आपके पास बेंडिंग और कम होगी। कम बेंडिंग होगी तो कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, ये आपके पास आया। इंफ्रारेड रीजन में आपके पास ये लाइन आ गई। और जब इलेक्ट्रॉन पांचवें से तीसरे में आएगा, एनर्जी गैप थोड़ा ज्यादा हुआ, बेंडिंग भी थोड़ी ज्यादा होगी, तो यहाँ इंफ्रारेड रीजन में ही उस पहली लाइन के नीचे लाइन आ गई। जब इलेक्ट्रॉन छठे से तीसरे में एनर्जी गैप और ज्यादा हुआ, बेंडिंग और ज्यादा होगी, तो ये उसी के अंदर यहाँ पे आ गई। जब इलेक्ट्रॉन सातवें से तीसरे में एनर्जी गैप ज्यादा, तो आपके पास इंफ्रारेड रीजन में ही आपके पास ये इस तरह आपके पास लाइन आ गई। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले किसी भी शेल से पहले शेल में है, लाइमन सीरीज जो कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले किसी भी शेल से दूसरे शेल में आए तो बाल्मर सीरीज जो विजिबल रीजन में लाई करती है। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले किसी भी शेल से तीसरे शेल में आए तो आपके पास ये पास्चन सीरीज है जो आपके पास इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। अब जरा देखें, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल से चौथे शेल में आता है, इसके बारे में देखें। अब जब चौथे से तीसरे में आया था और अब ये पांचवें से चौथे में आ रहा है, अब एनर्जी गैप और कम है, एनर्जी गैप कम है तो बेंडिंग भी कम होगी। कम बेंडिंग होगी तो कहाँ पे आएगा? ये कम बेंडिंग है तो इधर ही आएगा, ऊपर पहले वाले के ऊपर आएगा। तो अब बेंडिंग कम है तो आप लोगों के पास अभी भी इंफ्रारेड रीजन में, अभी भी इंफ्रारेड रीजन में, लेकिन कम एनर्जी पे। जब इलेक्ट्रॉन छठे से चौथे में आएगा, एनर्जी गैप थोड़ा सा ज्यादा, बेंडिंग थोड़ी ज्यादा, तो इंफ्रारेड रीजन ये आपके पास है ब्रैकेट सीरीज। जब सातवें से चौथे में आएगा, एनर्जी गैप ज्यादा, बेंडिंग थोड़ी और ज्यादा होगी, अभी भी इंफ्रारेड रीजन में। आठवें से चौथे में आएगा, एनर्जी गैप ज्यादा, बेंडिंग ज्यादा, तो यहाँ पे ये भी इंफ्रारेड। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले किसी भी शेल से पहले शेल में आता है, ये आपके पास है लाइमन सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले किसी भी शेल से दूसरे शेल में आता है, ये बाल्मर सीरीज है। ये यूवी में फॉल करती है, विजिबल।
जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले किसी भी शेल से तीसरे शेल में आता है, ये आपके पास पास्टन सीरीज है, इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले किसी भी शेल से चौथे शेल में आता है तो ब्रैकेट सीरीज है, ये आपके पास इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले किसी भी शेल से पांचवें शेल में आएगा, एनर्जी गैप और कम, तो आपके पास बैंडिंग और कम होगी, कम बैंडिंग, यानी यहाँ पे ये आपके पास अब भी इंफ्रारेड रीजन में है, लेकिन अब ये और कम एनर्जी पे है। ऊपर अब यहाँ से यहाँ आएगा तो एनर्जी गैप थोड़ा ज्यादा हुआ, तो ये यहाँ पे आएगा। तो आप लोगों को ये देखना होगा, आप लोगों के पास, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों के पास जो लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज में आप लोगों के पास N1 क्या है? N1 से मुराद है जहां पे इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है। आप लोगों के पास N1 क्या है? जहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ पे वापस आ रहा है? पहले शेल में, 1 पहले में वापस आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? 2 3 4 सो ऑन, यहाँ से वापस आ रहा है। ये आपके पास लाइमन सीरीज है। अब आपके पास बाल्मर सीरीज क्या है? बाल्मर सीरीज क्या है? N1 है, इलेक्ट्रॉन जहां पे वापस आता है 2 में आता है, और आपके पास N2 क्या है? जहां से आता है 3 4 5 सो ऑन। इसी तरह आपके पास पास्टन सीरीज है। पास्टन सीरीज आपके पास क्या है? N1 क्या है आपके पास? जहां पे इलेक्ट्रॉन वापस आया, तीसरे में वापस आता है। N2 है जहां से वापस आता है 4 5 6 सो ऑन। इसी तरह आपके पास ब्रैकेट सीरीज है। ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज में N1 आपके पास क्या है? चौथे में वापस आता है। कहां से आता है? N2 आपके पास है 5 6 7 सो ऑन। और इसके बाद पी फंड सीरीज है, या सिर्फ फंड सीरीज कहते हैं, और पी जो है साइलेंट इसमें। ये क्या है? N1 क्या है आपके पास? 5, और N2 आपके पास क्या है? 6 7 8, और आपके पास हो। ये आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है उसकी मुख्तलिफ सीरीज है आपके पास। अब मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में भी, और आपको पता होना चाहिए कि लाइमन सीरीज कहाँ पे लाई करती है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। बाल्मर सीरीज कहाँ पे लाई करती है? विजिबल रीजन में। पास्टन सीरीज कहाँ पे लाई करती है? इंफ्रारेड में। ब्रैकेट सीरीज इंफ्रारेड में, और फंड सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। अगर मैं अब आप लोगों से पूछूं कि मुझे आप लोग ये बताएं लाइमन सीरीज की पहली लाइन कैसे हासिल होती है, ये वाली लाइमन सीरीज की पहली लाइन ये है, आप कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल से जंप करके पहले में आता है। फिर मेरा क्वेश्चन है, लाइमन सीरीज की दूसरी लाइन कब हासिल होती है? ये दूसरी लाइन, ये कब हासिल? जब इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल से जंप करके पहले में आता है। लाइमन सीरीज की चौथी लाइन कब हासिल होती है? जब चौथे से जंप करके पहले में आता है। तो आप लोगों को ये चीजें देखना होगी। आप लोग इस तरह बना लेंगे ना, बड़ी आसानी से आप लोग बता लेंगे कि पहली लाइन कब हासिल होती है, दूसरी लाइन कब हासिल होती है, तीसरी लाइन आप लोगों को कब हासिल होती है, ये बातें आसानी से। और अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो तो बाल्मर सीरीज है। अगर बाल्मर सीरीज के बारे में देखा जाए कि पहली लाइन कब हासिल होती है? जब इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे में आता है। दूसरी लाइन कब होती है? जब चौथे से दूसरे में आता है। तीसरी लाइन कब होती है? जब पांचवें से दूसरे में आता है। तो आप लोगों के पास जो इसका एक्सप्रेशन है वेव नंबर का, वो आपके पास है रिडबर्ग कांस्टेंट 1 over N1 स्क्वायर माइनस 1 over N2 स्क्वायर। आप लोग याद रखें, किसी भी लाइन की जो एनर्जी है या वेव नंबर है वो आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। रिडबर्ग कांस्टेंट है। 2012 के पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आई थी, किसकी वैल्यू क्या है आप लोग याद रखें। 2012 में रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आई थी, किसकी वैल्यू क्या है वो आप लोग जरा देख लीजिएगा। इसकी वैल्यू क्या है? 1.0987